वेलकम वेलकम बैक। चेहरा दिखाऊं मैंने, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें कि अभी तक हमारा जो भी रहा पीछे, जो भी रहा इन द सेंस कि जितने भी चैप्टर हमने करना थे कर लिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे ना, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे किस तरफ। किसी के रुकना, क्लासेस आगे बेस्ट थी, मंडे बहुत सारे काम रहते हैं तो करते 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 सुबह से 5 बज जाती, लेकिन खत्म नहीं होते। तो क्या बता रहा था मैं तुम्हें, हाँ अभी तक हमने जितना भी मैराथन में कवर किया उसके बाद में अब सारे बच्चे जो आज से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं, सब मान लो एक लेवल पे हैं। हमारे 6 चैप्टर्स हो चुके हैं। 6 चैप्टर्स कौन कौन से हो चुके हैं? तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो चुका है ज्योग्राफी में। हिस्ट्री में चैप्टर 1 हो चुका है। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 और 2 हो चुका है। सिविक्स की बात करें तो चैप्टर 1 हो चुका है। चैप्टर 2 यहाँ से उठाएंगे अपन फेडरलिज्म से। आज से फेडरलिज्म का चैप्टर शुरू हो रहा है, नई शुरुआत। इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट अ न्यू, ठीक है, टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट। तो अब मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, सुन मेरी बात, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ऑर्डर भी दे रहा हूँ कि यहाँ से बैकलॉग मत बनने देना। अगर तुम्हारा बैकलॉग बना, पिकारा भाई अपनी बंदूक लेके आ जाएंगे, समझ गए मेरी बात को? तो बैकलॉग यहाँ से नहीं बनने देना है। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि टेस्ट पेपर जैसे अगर तुम ध्यान दोगे तो मैंने तुम्हें कितने टेस्ट पेपर दे चुका हूँ? मैंने तुम्हें 1 2 3 4 टेस्ट पेपर दे चुका हूँ। 2 डीपीपी में दूंगा, डब्ल्यूपीपी दूंगा। तो दोनों वीकली प्रैक्टिस पेपर जो तुम्हें सॉल्व करना होगा, एक होगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का और एक होगा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। क्या यहाँ तक सबको सब कुछ समझ आया? बताओ जल्दी से एक बार। क्लियर टिल? वाह वाह वाह, क्या शायर बंदे हो। इज दैट क्लियर टिल हियर? बता दो फटाफट। बढ़िया। अपने पास में चैप्टर है फेडरलिज्म। क्या लोग आप लोग कवर कर चुके हैं? स्कूल में पढ़ा दिया क्या फेडरलिज्म? कितने लोगों ने पहले पढ़ लिया है बताना, क्योंकि ये चैप्टर अपने चैप्टर 1 से लिंक्ड है। हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ी थी ना, तो उसमें जो सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग थी, पावर शेयरिंग थी कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में एक जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, फिर लोकल गवर्नमेंट के पास पावर है। उस वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को अपन क्या कहते हैं? उस वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को अपन वो कहते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को अपन कहते हैं कि फेडरलिज्म। ठीक है, समझ गए? अभी नहीं पढ़ा है स्कूल। फेडरलिज्म बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक, अगर हम बात करें फेडरलिज्म की तो इस चैप्टर में चैप्टर ओवरव्यू से शुरू करें। ये ओवरव्यू होता है ना, ओवरव्यू पता है कब पढ़ना चाहिए? जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो इससे तुम्हें समझ में आएगा कि चैप्टर में आखिरकार है क्या क्या, पूरी चीजें रिकॉल हो जाती है। तो इस चैप्टर में जैसे प्रीवियस चैप्टर में अपने देखा था, ध्यान देना है, मैं चैट कर दूं प्राइवेट। कि पब्लिक चैट में अलग ही चल रहा है, कोई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ना पड़ता है सर, आप क्या जानो अटेंडेंस के लिए, बस है ना, ऐसा मारूंगा ना ठूसा कि बिस्तर पे पड़े हो गए, हाँ फिर अटेंडेंस के लिए भी नहीं जा पाओगे। स्कूल जाया करो, स्कूल में सीखा करो। स्कूल इज द बेस्ट प्लेस, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? मैं अच्छा तुम बोलोगे यार सर कुछ भी बात करो, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, जब एक बार निकल जाओगे ना स्कूल के बाहर, तो वो मीम नहीं चल रहा है, पता नहीं आजकल से क्यों दिगराज सर की बहुत याद सताने लगी, 4.2 वाले बच्चे ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा मैंने एक मीम देखा था। तो वैसे तुम भी ऐसे मीम बनाओगे कि आजकल अचानक से क्यों स्कूल की याद आने लगी, जब स्कूल से बाहर निकल जाओगे। तो मैं तो एक आईडी से लाइक भी कर देता हूँ वाली रील को कि यार आजकल सच में स्कूल की याद बताने लगी है। तो केस क्या है ना कि स्कूल इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न, क्योंकि मैंने वहाँ से सीखा बहुत कुछ। आप सोशलाइज होना सीखते हो, आप लीडरशिप सीखते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखते हो, आप मस्तियाँ सीखते हो, आप दोस्त बनाना सीखते हो। आप क्या नहीं सीखते हो स्कूल में? सारी अच्छी चीज़ें भी, सारी गंदी चीज़ें भी, सब स्कूल में सीखता है बच्चा। तुम्हें अच्छे सीखना बेटा, ठीक है, तुम्हें अच्छी चीज़ें सीखना, लेकिन स्कूल जाओ। चलो, तो फेडरलिज्म चैप्टर की अगर बात करें तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि वर्टिकल डिवीजन होता है एक पावर शेयरिंग का, जिसमें पावर जो है, तो पावर क्या होती है? डिफरेंट, जिसमें पावर जो होती है तो डिफरेंट
लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर की जाती है, लेवल सबके निकलेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में उस एक टॉपिक को पूरा का पूरा चैप्टर बना दिया है, तो उस एक टॉपिक को पूरे चैप्टर की तरह अपन समझने वाले हैं, ठीक है। इट इज मोस्ट कॉमनली रेफर्ड एज फेडरलिज्म। तो वी बिगिन डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स। तो पहले फेडरलिज्म को समझेंगे है क्या, फिर बाकी का जो चैप्टर है तो उसमें हम देखेंगे इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया गया है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू में बेसिकली वही बताया गया चैप्टर में है क्या क्या। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं जो हमारे कंट्री को फेडरलिज्म बनाते हैं, फाइन, और हमारी कंट्री के फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करते हैं, क्या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। थ्योरी एक चीज है कि संविधान में लिख दिया है कि पावर शेयर करना है, लेकिन क्या एक्चुअली में पावर शेयर हो रही है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, तो वो सारी चीजें अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट मतलब एक सेंट्रल लेवल तो है ही, एक स्टेट लेवल तो है ही, और एक लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी होती है, पंचायत होती है, ठीक है, नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, नगर निगम होती है, तो वो सब भी पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। रूपरेखा, अब तुम रेखा रेखा मत चालू कर देना, ऐसे ही मेरे साथ एक दिन आता हुआ था, बस समझे। तो चैप्टर की रूपरेखा है, क्लियर हुआ। मैं हिंदी में बोल देता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी के शब्द बड़े प्यारे लगते हैं, तो मैं हिंदी में कुछ शब्द बोल देता हूँ, लेकिन तुम उस हिंदी का भिंडी बना देते हो, तो ऐसा मत क्या करो दोस्तों। और तुम अभी देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है कि ये ऑब्जर्व करा तुमने कि इस समय पे देश में लोग बड़े लैंग्वेज सेंसिटिव से हो गए, ऐसे बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आपने रील्स वगैरह भी देखेंगे जिसमें किसी एक भाषा स्पेसिफिक लोगों को क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। अगर मान लो महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों को टारगेट किया, तो कहीं और उत्तर प्रदेश में मराठी बोलने वालों को टारगेट किया जा रहा है। और ये साफ तौर पे उदाहरण है कि लोग कितने बेरोजगार हैं, लोग कितने खाली हैं, क्योंकि ये सभी भाषाएं जो है ना अपने आप में बहुत सशक्त हैं। हर भाषा कितनी प्यारी है, आप चाहे तेलुगु में बात करो, आप तमिल में बात करो, आप हिंदी में बात करो, आप मराठी में, आप किसी भी भाषा में बात करो। तुमने वो गाना सुना है कि जैसे जिसमें बताया कि अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू, और उसमें सारी भाषाओं को एक एक करके बताता है। तो वो प्रेम अपना क्या कह सकते हैं कि इजहार कर रहा है प्रेम का, लेकिन ये भी देखो कि वो अलग अलग भाषाओं में प्रेम का इजहार कर रहा है। तो हर भाषा प्रेम ही तो सिखाती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ चंद जो छुटभैया नेता हैं वो इसमें अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकना चाह रहे हैं और देश जो है लड़े जा रहा है, समझे। तो हर भाषा, एक कवि है मैं उनको फॉलो करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई क्या कि अगर हिंदी मातृभाषा है तो मराठी हमारी मौसी हो गई, तेलुगु भी हमारी मौसी हो गई ना। तो ये सारी भाषाएं आपस में बहन है। भाषा कभी किसी भी संस्कृति का को छोटा या बड़ा नहीं बताती है। हर भाषा हर संस्कृति को क्या करती है, एक तरह से आप देखोगे कि संपन्न बनाती है। जो लोग लड़ रहे हैं वो सिर्फ अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से लड़ रहे हैं। हमें कभी भी लैंग्वेज को लेकर रिजिड नहीं होना चाहिए। हर भाषा खूबसूरत है, हर व्यक्ति खूबसूरत है। उसका मतलब देखो भाषा क्या करोगे, समझे। इसमें भी पढ़ेंगे, देखियो मतलब इसीलिए सोशल साइंस इंपॉर्टेंट भी है। जैसे अभी आप देखो ना कंट्री में लैंग्वेज इशू जो चल रहा है, तो सोशल साइंस में तुम्हें पढ़ाया जाता है कि आज के छुटभैया नेता आपस में एक दूसरे को डरा रहे, धमका रहे, एक भाषा बड़ी दूसरी छोटी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ रहना है तो ये भाषा बोलना पड़ेगी। संविधान जब बना था ना तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतने अच्छे से लैंग्वेज को डील किया था, और संविधान बनने के बाद में जिस तरह से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा रहा है उसमें भी बताया गया कि हमने क्या लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट करी, हमारी लिंग्विस्टिक स्टेट की अप्रोच क्या रही है, कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो लैंग्वेज के टुवर्ड्स जितनी सेंसिटिविटी हमारी कंट्री ने दिखाई है ना, उतनी वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखाई गई है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि कुछ लोग के चक्कर में सब परेशानियां हैं। चलो जूम इन तो पूरा है दोस्त, पेन दिख रहा है। से शुरू करते हैं अपन। व्हाट इज फेडरलिज्म? ये तो आपको पता ही है कि शेयरिंग ऑफ पावर फ्रॉम वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरलिज्म। सिंपल चीज है ना। तो लेट अस गेट बैक टू दी कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। बेल्जियम श्रीलंका के जो एग्जांपल पढ़े थे उसमें भी लड़ाई दंगे थे, भाषा को लेकर लड़ाई दंगे थे, है ना। तो you would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give these powers to the regional government। वो भाषा के चलते क्या एक क्षेत्र में ये लोग, दूसरे क्षेत्र में ये लोग, ये सारा दिक्कत होती थी दोनों जगह। लेकिन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में दिक्कतें ना आए, क्योंकि स्टेट लेवल पे हो सकता है किसी एक लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। तो कीपिंग लैंग्वेज इशू असाइड अगर आप देखोगे तो कोर क्या था कि हमने देखा था बेल्जियम और श्रीलंका के केस में कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज नॉट सबॉर्डिनेट टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का सबॉर्डिनेट नहीं था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, बराबर थे, फाइन। तो यहाँ जैसे देखोगे आप तो यहाँ भी वही चीज बताई गई है। क्या बताई गई है कि रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। तो बेल्जियम में भी गवर्नमेंट थी, रीजनल गवर्नमेंट्स, लेकिन उनके रोल्स और पावर जो थे ना वो भी क्लियरली डिफाइन किए गए थे। बट ऑल द पावर वर गिवन टू द गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले रोल्स एंड पावर्स थे, लेकिन उतना मजबूती से रोल्स और पावर दिए नहीं गए थे, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट छुड़ा सकती थी। फिर क्या होता है, जैसे अगर हम देखते हैं उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया था 1970 से 1993 के बीच में। तो उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया तो उन्होंने क्या किया, रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी, फाइन। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो रीजन की गवर्नमेंट है ना, उसको पावर दे दी कि अब क्या है, रीजनल गवर्नमेंट उसको पावर दे दी कि अब तुम्हें
जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दे रहे हैं, तुमसे कोई पावर छुड़ा नहीं सकते हैं, ठीक है, तुमसे कोई पावर छुड़ा नहीं सकते हैं। तो ये चीज जब हुई ना, ये चीज जब हुई तो इससे क्या हो गया ना कि लोकल गवर्नमेंट को एक सेंस ऑफ पावर फील हुई कि यार उन्हें भी पावर मिल रही है। अब फेडरलिज्म क्या है? शेयरिंग पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड रीजनल गवर्नमेंट्स। फाइन, तो दैट बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एग्जांपल से समझ में आया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कि जब बेल्जियम में हमने देखा कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को पावर दी, तो वो फेडरलिज्म का एक एग्जांपल है, ठीक है, वो फेडरलिज्म का एग्जांपल है और यही चीज वहां पे दर्शाई गई है। लेकिन वहीं श्रीलंका में देखेंगे हम, तो श्रीलंका continues to be for all practical purposes a unitary system where the national government has all the powers, ठीक है। श्रीलंका ने लेकिन हरकतें नहीं सुधारी अपनी, वहां पे यूनिटरी सिस्टम ही चलता रहा। अच्छा, पढ़ते पढ़ते अचानक से यूनिटरी कहां से आ गया बीच में से? तो जब आप पावर शेयर कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पावर दे रहे हो, तो वो फेडरल है। लेकिन अगर आपने पावर शेयर नहीं करी और आपने क्या करके अगर आपने पावर शेयर नहीं करी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में सारी पावर करके रखी अगर, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पावर अपने हाथ में रखेगी तो उसे कहा जाएगा वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब डिफरेंस क्लियर हो गया स्टेट गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट्स में, मतलब फेडरल गवर्नमेंट्स और यूनिटरी गवर्नमेंट्स में, ठीक है। फेडरल मतलब पावर शेयर करती, यूनिटरी मतलब पावर शेयर नहीं करी। तो श्रीलंका ने वही किया, तमिल्स वांटेड श्रीलंका टू बिकम, तमिल जो चाह रहे थे, तमिल क्या चाह रहे थे कि उनका जो रीजन है उसे भी पावर दी जाए नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में, लेकिन वहाँ पावर दी नहीं गई। तमिल चाह रहे थे कि फेडरल बने उनकी कंट्री, स्टेट्स को भी पावर मिले, लेकिन सिन्हा नहीं चाह रहे थे कि स्टेट्स को पावर मिले, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने हाथ में पूरी पावर रखना चाह रही थी, वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट पावर नहीं देना चाह रहे थे। फाइन, तो क्लियर कट ये दोनों एग्जांपल से हमें समझ में आया कि फेडरलिज्म क्या है और यूनिटरी सिस्टम क्या है। तो अगर फेडरलिज्म की बात करें हम, तो ये आपको फेडरलिज्म का डेफिनेशन और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फेडरलिज्म की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन है ना। तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो एक सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री के बीच में जब पावर शेयर की जाती है ना, एक सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। यही डेफिनेशन याद रखना, बस एक बार पढ़ेंगे, आखिरी बार पढ़ेंगे, आज यही याद करके जाएंगे। फेडरलिज्म क्या है कि व्हेन अ पावर, ठीक है, पावर तो ही पावर शेयरिंग, मतलब फेडरलिज्म पावर शेयरिंग पे तो डिपेंडेंट है। तो अगर हम पावर की बात करें तो व्हेन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, उस सेंट्रल अथॉरिटी से जब पावर ली जाती है, वो पावर दी जाती है किसको? सेंट्रल अथॉरिटी से पावर लेके दी जाती है किसको? लोकल गवर्नमेंट्स को, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? मतलब उसके सबऑर्डिनेट्स को पावर दी जाती है, वो स्टेट लेवल हो जाए, लोकल लेवल हो जाए, कितनी लेवल हो जाए, तो वो फेडरलिज्म कहलाता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी से आपने क्या लिया? पावर लिया है, एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री आर गिवन द पावर, या फिर डिवाइडेड द पावर। कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब क्या होता है कि जैसे व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स ऑफ नेक्स्ट टॉपर्स कैसे बना? तो कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? एक व्यक्ति है शोभित निर्वाण नाम से, प्रशांत किरण नाम से व्यक्ति है, दिगराज सिंह राजपूत के नाम से, ठीक है। सिर्फ 3 नहीं है मेरे दोस्त, और भी बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति चाहे वो सपोर्ट टीम से हो, स्लाइड टीम से हो, इन सब ने मिलकर ये कंस्टिट्यूएंट्स है ना, इन कंस्टिट्यूएंट्स के आने से ही तो नेक्स्ट टॉपर्स बना है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्या वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी कंट्री के कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे? एक लोकल गवर्नमेंट भी होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके बीच में और सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में जब पावर शेयर होती है तो उसे फेडरलिज्म कहते हैं। तो यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक फेडरेशन के पास में यूजुअली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं। क्या है वो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट? वन साइड इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। तो एक साइड होता है पूरी कंट्री की एक सरकार, ठीक है, जिसके पास में कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के। जैसे डिफेंस की बात होगी तो पूरी कंट्री की डिफेंस एक ही व्यक्ति को संभालना चाहिए। सब अपनी अपनी डिफेंस खड़ी करेंगे कि राजस्थान बोल रही है कि नहीं हम हमारे अलग भैया खड़े कर लेंगे सोल्जर, और जम्मू कश्मीर बोला नहीं हम हमारे अलग सोल्जर्स खड़े कर लेंगे, नहीं ना, पूरी कंट्री में एक जैसी। तो जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे होते हैं उसके लिए एक सरकार होती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। एंड दी अदर आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट। और फिर जो क्षेत्रीय लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है जो मच डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वाले मुद्दों को देखती है। जैसे नहर का पानी कब छोड़ना है, नहर का पानी कब छोड़ना है तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट तय करे ना, मतलब स्टेट गवर्नमेंट तय करे। तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए एक सरकार होती है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। समझ में आया क्या है फेडरलिज्म? ये पूरा डेफिनेशन मिल गया। तो डेफिनेशन मिला कि जब पावर को एक सेंट्रल अथॉरिटी और कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में शेयर किया जाता है, ठीक है, तो वो होता है फेडरलिज्म। यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में एक सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट होता है जो कि कॉमन नेशनल इंटरेस्ट देखती है, पूरी कंट्री के लिए एक सरकार होती है, और दूसरी स्टेट लेवल पे होती है जो क्या करती है? स्टेट या प्रोविंस लेवल पे होती है जो मच डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। समझ गए? फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्लियर हुई या नहीं? में क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं?
क्रिस्टल क्लियर है? ओ भाई बताया गया ये मैप ध्यान रखना, क्योंकि इस मैप से एक बार क्वेश्चन आया था, सैंपल पेपर में आया था कि ये मैप है, इसमें बताया गया है क्या कि फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, कौन कौन सी कंट्री फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, तो रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान डेमोक्रेसी भी है, झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यूथोपिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, स्पेन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया। तो इनमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो दो ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्री है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, देयर सिटीजन्स मेक्स अप टू 40%। लेकिन ये वो देश है जिन देश में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। 40% जनसंख्या वाले देश जो है वो फेडरल कंट्री है, ठीक है। तो उनके बारे में बताया गया है यहाँ पे, क्लियर हुआ? अब अगर हम देखें तो फेडरेशन तो समझ में आ गया, फेडरलिज्म तो समझ में आ गया, फेडरलिज्म सारे बच्चों को समझ में आया ना। अगर फेडरलिज्म समझ में आ गया तो अगला टॉपिक हमारे पास में ये है कि अगर दिन समझ में आ गया तो रात आसानी से समझ में आ जाती है। दिन क्या है? दिन वो है जहाँ प्रकाश है, उजाला है, सब कुछ। रात क्या है? उसका अपोजिट। तो ऐसे फेडरलिज्म अगर समझ में आ गया तो फेडरलिज्म का अपोजिट यूनिटरी सिस्टम होता है, ठीक है। फेडरलिज्म का अपोजिट यूनिटरी सिस्टम होता है। यूनिटरी सिस्टम पढ़े? पाकिस्तान एटलीस्ट पेपर पे तो बोलता है ना अपने आप को फेडरल कंट्री है वो। लो यार तुम भी हद करते हो। जल्द देखोगे, पानी पियो सब पहले एक बार। फेडरलिज्म अपन ने समझ लिया, तो फेडरलिज्म का अपोजिट क्या? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो समझेंगे। पर शेयर नहीं हो रही है, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिंपल है ना। तो इन दिस सेंस फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरेशन जो है तो फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, विद यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है तो या तो वहां पे एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है या तो वहां पे एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, और दी सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सब यूनिट्स होंगे ना, वो सब यूनिट्स क्या होंगे? दे विल बी सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सब यूनिट्स सबऑर्डिनेट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, समझ में आया? जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स रहेंगे अगर है भी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट रहेंगे। जैसे हमने देखा था बेल्जियम में क्या था कि पावर इज गिवन फ्रॉम द स्टेट्स टू दी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट। तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट्स को डोमिनेट कर रहे हो, उनको अपना सबऑर्डिनेट बना रहे हो, अपने अंडर में ला रहे हो, तो फिर आप फेडरल गवर्नमेंट हुई, ठीक है। यहाँ पे वही समझना है आपको कि इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। और कैसे कंट्रास्ट किया जाता है? तो अंडर द मिलिट्री सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम आपको क्या देखने को मिलता है कि आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर जो सब यूनिट्स हैं वो सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं सब यूनिट्स। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, बट इन द फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। फाइन, तो ये क्लियर हुआ ना? क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब अपर लेवल पे है, डोमिनेटिंग है, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? कैंटॉन्स बोलते हैं। तो घबराना मत, सब एक ही चीज है, अलग अलग नाम है, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ होता है ना वैसे। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, बट इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी बोल सकती है, चलो एक पैर पर खड़े हो जाओ वैसा। लेकिन एक फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दबा नहीं सकती है, समझे? वो डिफरेंस आ जाता है। स्टेट्स गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन। एक फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट खुद की पावर होती है, फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके लिए वो जरूरी नहीं कि हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर दे। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, और दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, कि दोनों की पावर्स शेयर की गई है। और बेसिकली फेडरलिज्म है ही क्या? शेयरिंग पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फाइन, अब मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, नंबर के हिसाब से क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब तुम मैं देखता हूँ दो नंबर में दो पॉइंट बनाना रहेंगे तुम्हें अच्छे। हाँ, तो पहला ये है डिफाइन फर्स्ट, सेकेंड यूनिटरी, टू मार्क्स, जाएगा। बताओ फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम यहां तक अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। दिव्यक्ष तिवारी बेटा क्या समझ में आया बताओ? समझे? यूनिटरी सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर दूसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है भी तो वो सबऑर्डिनेट है टू दी सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल। जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है एरिया, इसका कितना एरिया, मेरे एरिया में, मीम देखा तुमने? मीम जरा देखने लगा, ये मेरा एरिया है, डोंट इंटरफेयर इन माय एरिया,
तो बस वही है कि सेंट्रल लेवल का एक अपना एरिया है। अब बोलोगे सेंट्रल लेवल की तो पूरी कंट्री होती है, एरिया से मेरा मतलब नहीं, एरिया मतलब कि किन किन मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट निर्णय लेगा, किन किन मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट निर्णय लेगा, समझे? तो जा रहे हैं अपन, और इस टॉपिक के मैं पहले ही टी की बिंदी चंदन कर दूं, टी की बिंदी चंदन, की बिंदी चंदन हो गया। अब इसको सब चांद सितारे सब लगा देता हूँ, चांद सितारे क्यों लगाए चांद सितारे सारे इस टॉपिक को, क्योंकि आज बोल रहा हूँ कि पेपर खुद दूर है बेटा, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पक्का आना है, अब भी लिखवा लो। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन डालते ही है, क्योंकि पूरे सिविक्स में 2 ही ऐसे टॉपिक है जहाँ पे सीधे पॉइंटर्स में क्वेश्चन और आंसर आता है। तो कैसे पूछ लेंगे? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट आर द व्हाई फेडरलिज्म इज नेसेसरी, हाउ पावर इज शेयर्ड, नहीं हाउ पावर इज शेयर्ड तो नहीं पूछेंगे, मतलब फीचर्स फंक्शंस के फॉर्म में फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं और बहुत प्रोबेबिलिटी है कि डायरेक्ट ही पूछा जाए, सबऑर्डिनेट मतलब किसी के अंडर में, ठीक है? तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म ध्यान रखिएगा। तो व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? तो देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में जब आपको 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट मिलेगी तो वो पहला फीचर कहलाएगा। पहला फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या है कि फेडरलिज्म हमेशा 2 और 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर हुआ ये? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? तो 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। चलो ठीक है, क्लियर हुआ? कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो मैं फीचर साइड में लेते चल रहा हूँ तो तुम्हें आसानी रहेगी। फेडरलिज्म का एक पहला फीचर जो है वो यही है कि अगर ये कंट्री है तो कंट्री में एक पूरी कंट्री के लिए क्या रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट रहेंगे, स्टेट्स के लिए क्या रहेगी? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? ठीक है? टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट समझ में आया? मोर देन 2 मतलब क्यों लिखा है? क्योंकि कहीं कहीं आपको देखने मिलता है कि कहीं कहीं लोकल गवर्नमेंट्स भी होती हैं। इंडिया में जिस लोकल गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो हो जिनके बीच में पावर शेयर हो रही हो। अगर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो खुद की पावर खुद को तो नहीं रहेगा। तो वही चीज है कि देयर आर 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये पहला फीचर हो गया। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड पॉइंट समझना, आप एक एक चीज समझा रहा हूं कि जो अलग अलग टीयर ऑफ गवर्नमेंट है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग, तो दे गवर्न द सेम सिटीजंस। गवर्न द सेम सिटीजंस मतलब क्या होता है कि ये कंट्री है, अब इस कंट्री में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आप रह रहे हो, तो मैं जैसे मान लो मध्य प्रदेश में रह रहा हूँ तो मैं मध्य प्रदेश का भी सिटीजन हूँ, लेकिन तो इंडिया का भी सिटीजन हूँ मैं, तो दोनों जगह का सिटीजन नहीं हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट भी मेरे ऊपर ही लॉ लागू करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी मेरे ऊपर ही लॉ लागू करेगी, समझ गए ना? तो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर गवर्निंग द सेम सिटीजन। वो उसी सिटीजन को गवर्न कर रहे हैं जो दोनों के लिए सेम है। बट यहीं पे ध्यान रखना है, बट टीयर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन मतलब ये मेरा इलाका है, ठीक है? तो इलाका एरिया, कैसा इलाका कैसा एरिया? तो जैसे अगर मान लो, मुझे अच्छे समझना, अगर मुझे पासपोर्ट बनवाना है तो पासपोर्ट बनवाना है, विदेश जाना है घूमी के लिए, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है ना? ऐसा थोड़ी ना कि मैं सीधे मध्य प्रदेश से सीधे छलांग मार के निकल जाऊंगा पाकिस्तान में, टप्पा मार के उस तरफ के यूरोप की कंट्री में। नहीं, मुझे अगर बाहर जाना है तो किससे परमिशन लेना पड़ेगी? मुझे ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी। तो वो वाला जुरिसडिक्शन जो है ना, वो वाला एरिया जो है, वाला जो इलाका है, वो इलाका किसका है? वो इलाका सेंट्रल गवर्नमेंट किसका है। तो अगर पासपोर्ट बनवाना है तो डिफरेंट गवर्नमेंट गवर्निंग द सेम सिटीजन बट दे हैव देयर ओन एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एरिया स्पेसिफिक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ लॉ बनाएगी तुम्हारे लिए, समझ गए? लेकिन अगर मुझे मान लो मुझे क्या करना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाके गेहूं लेना है, तो गेहूं मुझे क्यों नहीं मिल रहा है 2 रुपये किलो में, ये तय करने वाली कौन होगी? वहाँ की राज्य की सरकार, क्योंकि वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ है, वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, इनफैक्ट राज्य की सरकार से भी पहले क्या है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट तय करेगी। समझ में आया? अब जैसे मुझे मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना है, डोमिसाइल जिसे कहते हैं, तो डोमिसाइल मुझे स्टेट गवर्नमेंट देगी, वो बताएगी कि तुम किस स्टेट के रेसिडेंट हो। गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पे वही बताया गया कि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन को गवर्न कर रही है, लेकिन उनका एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन अलग अलग है इन स्पेसिफिक मैटर। जैसे लॉ बनाने में सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना हक रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का कितना हक रहेगा। टैक्स लगाने पे, मेरी इनकम टैक्स पे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी या स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, तो हर गवर्नमेंट का क्या रहेगा? अलग अलग एरिया रहेगा। वही चीज़ आपको बताएगी। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो कौन मुझे कितना एडमिनिस्ट्रेट कर पाएगा, तो इन दी डिफरेंट मैटर्स डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर गवर्निंग द सेम सिटीजन बट दे हैव डिफरेंट एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन। समझे? डिफरेंट एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन होता है।
पॉइंट आया नहीं वो वहाँ से कली से ऐसे सेकंड पॉइंट बताओ जल्दी। आर्यन से दोनों देखो सारे कनेक्टेड हैं। अब सारे पॉइंट कनेक्टेड कैसे है वो बता रहा हूँ मैं। पॉइंट जो है वो कनेक्टेड भी रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। अरे मान जा, देखा कि डिफरेंट ईयर्स आर हैविंग देयर शुड बी 2 और मोर देन 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट की 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। एक सेंट्रल लेवल है, एक स्टेट लेवल है, ये तो क्लियर हो गया। अब आपने 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो बना दी। देखो पहला वाला पॉइंट दूसरा वाला पॉइंट से कैसा कनेक्टेड है। ठीक है सर, ओके ओके डन। ठीक है, ये तो हो जाएगा कि 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। ओके डन। अब अगला पॉइंट ये आ रहा है कि ये जो दूसरी और तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है आपस में कनेक्टेड कैसे है, मतलब सॉरी पहला और दूसरा पॉइंट आपस में कनेक्टेड कैसे है। क्योंकि अगर आपने अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना दी तो आपस में लड़ेंगे। तो आपस में ना लड़े इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अपने अपने एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन जो है कि कौन किस मुद्दे पे लॉ बनाएगा, कौन क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी, इनस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सिटीजन्स वही सेम रहने वाले। हम सब मिलकर भारत का भी पार्ट है और हम सब मिलकर किसी न किसी स्टेट गवर्नमेंट का भी पार्ट है। तो डिफरेंट ईयर्स गवर्न दी सेम सिटीजन बट ईच ईयर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन। ठीक है, तो पहला आपने ओके बोला, फिर आपके मन में सवाल आया। क्या सवाल, मैं कहानी बता रहा हूँ यहाँ पे कि क्या सवाल आया कि ये तो लड़ेंगे, ठीक है, कि ये तो लड़ेंगे इसीलिए हमने क्या कहा, देयरफॉर को सेपरेट किया। सेकंड पॉइंट में डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर गवर्निंग द सेम सिटीजन बट दे हैव डिफरेंट एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन। अब चलो दूसरा भी समझ में आ गया। दूसरे से अब जब तीसरे पे आएंगे ना बाबू, तो यहाँ भी एक दिक्कत है कि आपने बोल दिया कि इस पे तुम्हारा पासपोर्ट बनाना तो सेंट्रल गवर्नमेंट और तुम्हारा मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी काम। ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा ना, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट तो पावरफुल है, वो बोल देगा चल हटा, स्टेट गवर्नमेंट आ गई यार, थोड़ा हम कर लेंगे सब काम। तो लड़ाई हो जाएगी, इसमें तो जो पावरफुल होगा वो डोमिनेट कर जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली पावरफुल है इंडिया में थोड़ी सी, तो इसीलिए कि ऐसा आपने पावर स्पेसिफाई कर दी, ठीक है, लेकिन उस पावर को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो ताकि गारंटीड हो। तो द जुरिसडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा फीचर यही है कि आपने अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट को अलग अलग पावर दे दी, और वो पावर सिर्फ दी ही नहीं है आपने उन पावर्स को स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। दीज पावर्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो एक्जिस्टिंग अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। समझ में आया ना? तो इसको आपने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड करा है। पहला पॉइंट 2 और मोर देन 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, और ये दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, दे आर गोइंग टू गवर्न दी सेम सिटीजन्स। ठीक है, लेकिन उनके एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन अलग अलग होंगे। ठीक है सर, लेकिन अगर उन्हें मतलब हमारे बोलने के बाद भी अगर लड़ाई हुई तो पक्का लड़ाई नहीं होगी, है ना? अब आप ये बोलोगे पक्का लड़ाई, हाँ पक्का लड़ाई नहीं होगी, तो फिर आप क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा लो भाई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते हैं भाई साहब। अरे ना पैटर्न थर्ड पॉइंट में ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा लो, अगर तुम्हें डरे लड़ाई हो जाएगी तो। अब हाँ अब ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन एक मिनट जो अब आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया आपने कि भैया मूल निवासी प्रमाण पत्र, मतलब जो स्टेट की पावर होगी वो स्टेट करेगी ये काम, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया तो जो ये पावर वाली चीज है ना, ये बहुत बेसिक हो गई है कि किसकी क्या पावर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा रहना चाहिए कि जो पावर के अरेंजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। समझे मेरी बात? समझे कि नहीं समझे? यहां तक कनेक्ट कर पा रहे हो ना? मैं तुम्हें कनेक्ट करवा के चल रहा हूं ताकि रटना ना पड़े। एक बार पढ़ेंगे, आखिरी बार पढ़ेंगे। तो 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट की पावर स्पेसिफाइड होना चाहिए और पावर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होना चाहिए। लेकिन सर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया तो इसीलिए चौथी पावर या फिर चौथा फीचर फेडरलिज्म का उसी से जुड़ा हुआ है कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल प्रोविजन मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, और उस बेसिक स्ट्रक्चर में ये पावर शेयरिंग वाली लिस्ट भी आएगी कि किसकी क्या क्या पावर। तो चौथा पॉइंट वही कह रहा है कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, दीज फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन cannot be unilaterally changed by one level of government। एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन फंडामेंटल प्रोविजंस को बदल नहीं सकती।
सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बदलना है ना, जिसमें दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो आप अकेले सरकार नहीं बदल सकती है, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ये इसमें एग्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट यही कह रहा है, समझ में आया ना चौथा पॉइंट, कि अगर आपने पावर स्पेसिफाई करी है, पावर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया तो आप क्या बोलोगे? नो, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। व्हाई इट कैन नॉट बी चेंज? क्योंकि फंडामेंटल प्रोविजन जो है, ठीक है, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, अब वही आपका डर आ गया फिर से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन, याद करने की टेक्निक बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया तो बताओ क्या करोगे? तो इसके लिए क्या है? देयरफॉर फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज। मतलब क्या होता है कि एक तरफा, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकती है। अगर बदलना है तो बदल लो, लेकिन दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल देना होगा, या फिर दोनों लेवल के कंसेंट से बदलेगी। समझ में आया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे की जहां रजामंदी होगी तभी बदल पाएंगे वो चीज। ऐसा नहीं होती है चीजें। अब चीजें जब होती है, बदलाव आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है, फिर सारे स्टेट्स से पूछती है, सारे स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है। यूनिलैटरली मतलब एक तरफा नहीं बदल सकते हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होता है क्या? हो सकता है, हुआ भी है। तो मैं बता रहा हूं कि अगर करना है तो फिर स्टेट्स की, अगर आप पावर को बदल रहे हो, फंडामेंटल प्रोविजन मतलब जो बेसिक चीजें उसको बदल रहे हो, तो स्टेट से भी पूछना पड़ेगा आपको। समझे? स्टेट से भी पूछना पड़ेगा जहां पे स्टेट के पावर इन्फ्लुएंस हो रही है। मैं बहुत अगर तुम पूछो यूनिलैटरली क्या है, तो वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा इंग्लिश खुद भी तो कर लिया करो। मतलब एक तरफा नहीं बदल सकते हो, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए रहेगी ना। अगर बदलना है तो दोनों की सुनना पड़ेगी। ठीक है भाई, ठीक है। अगर है तो दोनों लेवल मर्जी से, दोनों लेवल की मर्जी से, ठीक है, दोनों लेवल की मर्जी से, दोनों लेवल की मर्जी से ना पे, दोनों लेवल की मर्जी से बदलना। क्लियर हो गया? फिफ्थ पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट, कोर्ट्स हैव द पावर टू। हाँ, अब फिर एक सवाल आएगा कि चलो मान लिया सर आपने दो टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट बनाए, कनेक्ट करना है सर, आप दो टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट बनाए, दोनों की पावर, दो दे आर गवर्निंग द सेम सिटीजंस, आपने पावर स्पेसिफाई कर दी, उनकी जुरिस्डिक्शन अलग अलग बता दी। लेकिन अगर लड़ाई होगी तो इसके लिए आपने जुरिस्डिक्शंस को क्या करा है? कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाई करा है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई कर दो कि किसी प्रकार से उनके बीच में डिस्प्यूट ना रहे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया तो इसके लिए आपने लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप यूनिलैटरली नहीं बदल सकते, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या करना पड़ता है? मर्जी लेना पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो सब कुछ करने के बाद में जो आपने पावर शेयर करी है, उस पावर को शेयर करने के बाद भी उनके बीच में लड़ाई हो गई, डिस्प्यूट्स आ गए, तो पावर शेयर करी है, उस पावर को शेयर करने के बाद भी उनके बीच में डिस्प्यूट्स आ गए, लड़ाई हो गई, तो ये क्वेश्चन है कि सब कुछ सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बदल रहा, लेकिन उनके बीच में अगर डिस्प्यूट्स आ गए कि तुमने ये क्यों रखा और मुझे ये क्यों, तो फिर जैसे पापा मम्मी ने क्या करा है, बच्चों को बराबर बराबर मिठाई बांट दी, सब कुछ बता दिया, लिख के दे दिया कि ये मिठाई बराबर बराबर है, लेकिन छोटे बच्चे ने यही बोल दिया कि उसकी मिठाई जो है उसका टेस्ट अच्छा है। सब कुछ करने के बाद भी तो लड़ लिए ना। तो होगा क्या कि यहाँ पे अगर डिस्प्यूट आ गए, फिर भी अगर डिस्प्यूट आ गए, तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि फिर भी अगर डिस्प्यूट आ गए तो अगर फिर भी डिस्प्यूट्स आ गए तो, अगर फिर भी डिस्प्यूट्स आ गए तो, फिर भी आ गए तो क्या कर लोगे? ठीक है, तो देयरफॉर इसलिए जुडिशरी भी इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी भी रखी गई। जुडिशरी मतलब क्या है? कोर्ट्स। तो यहाँ पे वही बताया गया है, पांचवा पॉइंट वही है। पांचवा पॉइंट समझना क्या, कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ द डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट्स को पावर दी गई है कि मान लो अगर इनकेस तब भी डिस्प्यूट आ गया, कुछ समस्या हो गई ना, तो डिस्प्यूट मतलब समस्या, तो अगर मान लो डिस्प्यूट आ गया कुछ भी, तो आपको समझ में आएगा कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो उनकी पावर क्या होगी, ये कौन बताएगा? तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसको लोगों को तक मैसेज पहुंचाने के लिए जुडिशरी होती है, जुडिशरी का काम इंपॉर्टेंट होता है। पांचवा पॉइंट समझना है कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज द एम्पायर
एम्पायर की तरह काम करता है। जैसे क्रिकेट मैच में एम्पायर का क्या काम है? तो अब 5 फीचर अपने समझ में आ गया। छठवां क्या है ना कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, आपने जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें क्या बोल दिया, मैंने तुम्हें बता दिया ये करना, ये करना, ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना, ये करना, ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना। मैंने स्टेट गवर्नमेंट को बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया, लेकिन इन दोनों गवर्नमेंट को चलने के लिए पैसा चाहिए रहेगा। ये लो तुम्हारी गठरी माला, भूखे पेट ना भजन होए गोपाला। ठीक है, तो आदमी की बेसिक नीड तो सबसे पहले ये होती है ना कि उसके पास पहले पैसा तो आए, तो तभी तो वो कुछ कर पाएगा ना। फाइन, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट माय फ्रेंड। ये याद रखना कि मोटिवेशन भी अमीर लोगों को ही अच्छा लगता है बस। तो आपको ये चीज समझना होगी कि यहाँ पे जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इन लेवल ऑफ गवर्नमेंट को आप पावर दे रहे हो, ये तुम्हारी पावर, ये तुम्हारी पावर, बोलेंगे पावर का अचार डालेंगे क्या? स्टेट चलाने के लिए, कंट्री चलाने के लिए पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा? तो देश में पैसा टैक्स से ही आएगा ऑब्वियसली, है ना। देश में पैसा ऑब्वियसली टैक्स से ही आएगा। तो वो टैक्स का पैसा कैसा बटेगा? तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर करने के लिए कि ये तुम्हारी पावर, ये तुम्हारी पावर, उस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर करने के लिए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए कि ये तुम्हारी पावर, ये तुम्हारी पावर, यहाँ से तुम पैसा जनरेट करना, यहाँ से तुम पैसा जनरेट करना। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब क्या है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम रहे उन्हें, फाइनेंशियल फ्रीडम रहे कि वो अपने अपने हिसाब से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट चला सके, समझे? वो चीज है। क्लियर हुआ? जूम आउट पे तुम जूम कर ले। तो एक बार कनेक्ट करवाऊं? अब देखो मैं आपको इससे कनेक्ट करवा रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। हाँ, मैं आपको इससे कनेक्ट करवा रहा हूं। हटो वाला और लिख दूं, ये तो फिफ्थ हो गया आपका। थर्ड हो गया। क्या करें अगर अपन 6 के 6 पॉइंट्स को पढ़े? करने दो। क्या है कि सबसे पहले तो क्या है कि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे 2 और मोर देन 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। समझना अच्छे से, रिपीट कर रहा हूं बेटा, 2 और मोर देन 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। ओके डन। पढ़ेंगे अगर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं तो लड़ेंगे, दिखती बात है। तो उनके बीच में पावर सेपरेट कर दो। सेकंड फीचर ये बोलता है कि डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर गवर्निंग द सेम सिटीजन बट दे विल हैव देयर डिफरेंट एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन। ठीक है, कहीं नहीं करेंगे ना पावर सेपरेट करने के बाद भी, तो हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा देते हैं। तो थर्ड फीचर यही है कि देयर पावर इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। फिर चौथे में अपने मन में सवाल आते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया तो चला ग्रो, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया तो क्या कर लेंगे? तो इसलिए हमने क्या करा कि उनके पावर को कॉन्स्टिट्यूशनली, जो फंडामेंटल प्रोविजंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, दे कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली, उनकी पावर को आपने कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड किया है। फाइन, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। अब चौथी चीज क्या है, अगर बदलना है तो दोनों लेवल की मर्जी से बदलेंगे। तो ये चौथा फीचर हो गया कि फंडामेंटल प्रोविजंस आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड एंड फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए रहेगा। फिर ये आता है अगर फिर भी डिस्प्यूट हो गए, चलो आपने सब कुछ सही कर दिया लेकिन उसके बाद भी उनके बीच में अगर डिस्प्यूट हो गए तो फिर डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करोगे? तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए आपने क्या लिखा है यहाँ पे कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी जो दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की पावर को डिफाइन करेगी, उनके डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगी। और सिक्स्थ फीचर जो अपन ने देखा फेडरलिज्म का वो ये है कि दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ऑपरेट करने के लिए रेवेन्यू चाहिए रहेगा। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर देयर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को 6 के 6 याद हो गए? छोटे थे जब ऐसे नहीं करवाते स्कूल में, आओ याद होगा, तुम्हें आओ स्टेज पे खड़े होकर बताओ। ठीक है, तो तुम्हें भी अब बताना है कि तुम्हें 6 याद हो गए, यस और नो? बस एक फीचर और, एक फीचर और। ठीक है, तो मैंने आज थोड़ा लंबा टारगेट लेके आया था, तो चैप्टर बहुत खींचते जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक और पढ़ूंगा लेकिन एक फीचर आज। ठीक है, तो अगर हम जैसे देखें तो एक 7वां फीचर, और ये इंडिपेंडेंट है, पूरी कहानी में नहीं फंसेगा, अपना ये अलग है। ठीक है, कहानी में नहीं फंसेगा, ये अलग है। हाँ, ये नो वाले भी लिख रहे हैं, कुछ बच्चे नो भी लिख रहे हैं। कोर्ट ही अगर बिक गई तो सरकारी बिक गई तो क्या करेंगे? बाबू अगर आपने देखा हो तो अपने चैप्टर 1 में पहला फीचर ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा था कि तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर अलग अलग है, ताकि तीनों अपना काम इंडिपेंडेंटली कर पाए। और फिर बिकने की बात आती है तो बिक तो सब कुछ जाता है, कुछ बिक जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिकना नहीं चाहिए। तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर अलग अलग है, तो कोर्ट किसी एक लेवल को फेवर नहीं करेगा। समझ गए कि रिवर वाटर डिस्प्यूट स्टेट्स के बीच में होते हैं, क्योंकि एक नदी किसी एक स्टेट की नहीं होती है, वो सारे स्टेट्स में से फैलते हुए जाती है। तो इनके बीच के डिस्प्यूट रिजॉल्व करना आपस में स्टेट्स में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में हो, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के डिस्प्यूट से, आपस के डिस्प्यूट स्टेट्स के डिस्प्यूट से जुडिशरी जो होती है, कोर्ट्स जो होती है ना, वो हाईएस्ट एम्पायर की तरह एक्ट करते हैं। फाइन। और 7वां फीचर है फेडरल सिस्टम है डुअल ऑब्जेक्टिव। डुअल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि 2 गोल्स हैं। ठीक है, 2 गोल्स। अगर आप देखोगे तो फेडरल सिस्टम के डुअल ऑब्जेक्टिव है, 2 गोल हैं। क्या है 2 गोल? पहला गोल है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि कंट्री की जो यूनिटी है ना, कंट्री की जो यूनिटी है उसको सेफगार्ड करना, प्रमोट करना।
फाइन, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। while at the same time accommodate regional diversity को accommodate करना, while at the same time regional diversity को accommodate करना, मतलब ये दो पॉइंट है, बस तुम्हें वही ध्यान रखना है। क्या? पहला पॉइंट, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि आप पावर शेयर करोगे ना तो उससे आप कंट्री को यूनिफाई रख पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप पावर नहीं दोगे तो नॉर्थ ईस्ट के लोग बोलेंगे हम तो हमारा अलग कंट्री बना रहे हैं, साउथ इंडिया के लोग बोलेंगे हम तो हमारा अलग कंट्री बना रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ एक्सट्रीम नॉर्थ के लोग बोलेंगे हम तो हमारा अलग कंट्री बना रहे हैं। तो अगर आपको सबको एक साथ यूनाइटेड रखना है तो पावर शेयर कर दो। कंट्री की यूनिटी उसी में बनी रहेगी, किस चीज में? कि अगर आपको क्या करना है, सबको यूनाइटेड रखना है तो पावर शेयर कर दो। तो सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की यूनिटी अगर बनाए रखना है तो पावर शेयर करो। पहली चीज, पहला ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि पावर शेयर करने से एक फायदा क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल क्या अचीव हो रहा है कि वी कैन सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। समझ गए? पहला ऑब्जेक्टिव, पहला गोल कि कंट्री को यूनाइटेड रखना है तो पावर शेयर कर दो। और दूसरा ये है, पावर शेयर करना मतलब फेडरलिज्म, है ना। तो दूसरा ये है, व्हाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब आप कंट्री को यूनाइटेड भी रख ले रहे हो पावर शेयर करके सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, फाइन। और साथ ही साथ क्या है, आप कंट्री की रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट कर दे रहे हो। दूसरा गोल है रीजनल डाइवर्सिटी, मतलब क्या है कि आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में तो मिक्स है यार, मिक्सचर बना है, मिक्सचर खाते हैं लोग और मिक्स है, सारे कल्चर्स मिल जाएंगे, कोई कल्चरल इशू नहीं, कोई लैंग्वेज का इशू नहीं, चिल है, मध्य प्रदेश में चिल गए। तो बात करते हैं किसकी? महाराष्ट्र। तो जैसे महाराष्ट्र में आप देखोगे मराठी लैंग्वेज, मराठी कल्चर डोमिनेटिंग है, फाइन। लेकिन वहीं आप देखोगे पंजाब में पंजाबी कल्चर इज डोमिनेटिंग। अब क्या हो रहा है, महाराष्ट्र पंजाब से बहुत अलग है, लेकिन ये फेडरलिज्म ही है कि एक कंट्री में पंजाब को भी उतनी पावर है, एक कंट्री है उस कंट्री में महाराष्ट्र को भी उतनी पावर है। तो आपने क्या करा कि वो पावर को जब शेयर करना तो आपने रीजनल डाइवर्सिटी को क्या कर लिया, अकोमोडेट कर लिया। बहुत अच्छे समझना, मैंने दो ऑब्जेक्टिव बताए कि पावर शेयरिंग या फिर फेडरलिज्म से, मैं पावर शेयरिंग या फेडरलिज्म को ऑपोजिट वर्ड्स सिनोनिम्स की तरह इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि फेडरलिज्म इज दैट ओनली शेयरिंग पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो उसका फायदा ये है कि आपने कंट्री की यूनिटी को इंश्योर कर लिया एक तो, और एट द सेम टाइम आपने जब पावर दी तो अलग अलग डाइवर्स ग्रुप भी एक साथ रह लेंगे, ठीक है। तो एट द सेम टाइम यू आर अकोमोडेटिंग द रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है। देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन इन प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। ये दोनों ही एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म के लिए। गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, they should also trust that each would abide by its power of the agreement, ठीक है। तो ये आपको ये उसका ये इसी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये इसी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। ध्यान रखना कि पावर शेयरिंग की अगर बात करें तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है तो वो कुछ बेसिक रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग को सारी लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्री करें। दे शुड ट्रस्ट ईच अदर, दे शुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें। एन आइडियल फेडरल सिस्टम में बोथ एस्पेक्ट, क्या एस्पेक्ट होते हैं? म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें, और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और उस विश्वास के बल पे ही आगे बढ़ते हैं। आदमी जब एक शादी करता है तो शादी उस विश्वास के बेसिस पे करता है ना कि अगले दिन वो टैंक में या फिर हनीमून पे जाए और वापस ही ना आ पाए। तो वो यहाँ पे वही है कि एक फेडरलिज्म इज वेरी सिमिलर टू अ शादी, कि आपके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और उस ट्रस्ट के हिसाब से यू आर एग्रीइंग टू लिव टुगेदर। ऐसा ना हो कि एक का टिकट बीच में कट जाए। अब समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। तो फेडरलिज्म में भी वही है कि दोनों सेंट्रल और स्टेट एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें और उस विश्वास के बिना पे ही वो आगे बढ़े कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट का ध्यान रखेगी, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगी। समझ में आया? क्लियर है? कुछ नहीं है, मैं आगे बेटा मैंने बस एग्जांपल दिया तुम्हें, कहते तो फीचर सातों को साथ समझाया, एक साथ समझाया, क्या तुम्हें क्लियर हो गया? बताओ जल्दी, छुट्टी कर दूंगा फिर।